नमस्कार, आप सुन रहे हैं न्यूज़ उत्तर प्रदेश, तारीख 23 जून, दिन बुधवार। खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं आशीष। आज के मुख्य समाचार। बलिदान दिवस पर सीएम योगी ने कहा, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का एक भारत श्रेष्ठ भारत का सपना पीएम मोदी ने किया पूरा। जिन्होंने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपने को साकार करते हुए 5 अगस्त 2019 को कश्मीर में धारा 370 को पूरी तरह समाप्त। यूपी में बढ़ी डिप्टी सीएम पद की डिमांड। संजय निषाद बोले, चुनाव जीतना है तो डिप्टी सीएम का पद मिलना चाहिए। नहीं मुख्यमंत्री तो मुख्यमंत्री डॉक्टर संजय को घोषणा करना चाहिए। और कुरान की आयतों पर सवाल उठाने वाले वसीम रिजवी पर ड्राइवर की पत्नी ने लगाया रेप का आरोप, मामला दर्ज। उन्हीं ने मेरे साथ रेप किया। कानपुर में 12 हिंदू परिवारों का पलायन, घरों की दीवारों पर लिखा, ये मकान बिकाऊ है। सहारनपुर में भूमाफिया और गैंगस्टर विनोद शर्मा का करोड़ों का बंगला कुर्क, BMW कार जब्त। ये थे मुख्य समाचार। अब खबरें विस्तार से। भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का आज पुण्यतिथि है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सीएम योगी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को याद करते हुए कहा, भारतीय जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष, महान राष्ट्रभक्त, प्रखर शिक्षाविद डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के 68वें बलिदान दिवस के अवसर पर हम प्रदेशवासियों की ओर से उनकी स्मृतियों को नमन करते हुए उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। हम सब जानते हैं कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी देश के एक महान देशभक्त थे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, महान शिक्षाविद थे और भारतीय जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष भी थे। देश के अंदर जब देश आजाद हुआ था तो स्वतंत्र भारत में देश के अंदर उद्योग मंत्री के रूप में अपनी उल्लेखनीय सेवाओं को देते हुए उन्होंने देश को एक विजन दिया था। लेकिन जब कांग्रेस पार्टी की सरकार की कथित तुष्टीकरण की नीतियों के कारण उन्होंने सरकार से अलग हट करके भारत माता की सेवा के लिए अपने आप को समर्पित किया। भारतीय जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष बने और जब कांग्रेस नेतृत्व की सरकार ने संविधान में चुपचाप चोरी छिपे धारा 370 को जोड़ने का कुत्सित कार्य किया था तो उसका प्रखर विरोध स्वतंत्र भारत में जिस महापुरुष ने किया था वह नाम था डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का। उन्होंने उस समय एक नारा दिया था, एक देश में 2 प्रधान, 2 विधान और 2 निशान नहीं चलेंगे। इसके खिलाफ उन्होंने आंदोलन चलाया
और एक साजिश का शिकार बने। 1953 में आज ही के दिन उनका वो महान बलिदान भारत की एकता का आधार बना। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जो सपना देखा था, हम सब अभिनंदन करते हैं भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, गृह मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी का, जिन्होंने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपने को साकार करते हुए 5 अगस्त 2019 को कश्मीर में धारा 370 को पूरी तरह समाप्त करते हुए वहां के विकास की एक नई रूपरेखा तैयार करते हुए जम्मू कश्मीर को ही विकास की मुख्य धारा से जोड़ने और भारत देश से आतंकवाद के समूल नाश करने के संकल्प को आगे बढ़ाया। 23 जून 1953 को भारतीय जनसंघ के संस्थापक और सबसे पहले अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो गई थी। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों में सत्तारूढ़ बीजेपी जुटी हुई है। इस बीच बीजेपी की सहयोगी पार्टियों की ओर से अभी से प्रेशर पॉलिटिक्स भी शुरू हो गई है। दिल्ली से लौटने के बाद निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद के तेवर काफी तल्ख नजर आ रहे हैं। बुधवार को मीडिया से बातचीत में संजय निषाद ने कहा कि मैं तो बीजेपी से ही कहूँगा कि 70 साल से सब बिरादरी के मुख्यमंत्री लगभग जिनके ज़्यादा वोट हो गए हैं, ब्राह्मण, ठाकुर, कुर्मी, जो है व्यवसायी के, सारी बिरादरियों के जिनके पास वोट बैंक है, लगभग दलित हो गए, यादव हो गए। अभी 18% वोट निषादों का ऑन रिकॉर्ड 1936 की जनगणना, और आप उस पर गए 18% वोट तो मछुआरों का है। तो अक्सर नियमतः तो मछुआरे के बेटे के चेहरे पर चुनाव लड़ना चाहिए कि 18% वोट इकट्ठा आ जाएगा। और आप भी गया, एक ऐतिहासिक जीत भी है। और गोरखपुर में देखा भी है भारतीय जनता पार्टी में वोट कैसा है अभी 2019 में, और 40 सीटों पर है। तो नहीं मुख्यमंत्री तो उप मुख्यमंत्री डॉक्टर संजय को घोषणा करना चाहिए और उनके चेहरे पर 2022 का विजय प्राप्त करना चाहिए। संजय निषाद दावा करते हैं यूपी में निषाद वंशीय 17% हैं और 152 विधानसभा सीटों पर प्रभावशाली स्थिति में हैं। खासकर गोरखपुर और आसपास के जिलों में निषाद समाज का प्रभाव है। इसका प्रमाण भी है कि उनके बेटे प्रवीण निषाद गोरखपुर और संत कबीर नगर से लोकसभा का चुनाव लड़े और जीत भी गए। शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन और हाल में ही कुरान की आयतों पर सवाल खड़े करने वाले वसीम रिजवी पर रेप का आरोप लगा है। वसीम के ड्राइवर की पत्नी ने उन पर रेप का आरोप लगाया है। पीड़ित महिला ने शहादतगंज थाने में तहरीर देते हुए अश्लील वीडियो और फोटो के जरिए धमकाने की बात कही है। सुनिए पीड़िता ने वसीम रिजवी पर क्या क्या आरोप लगाए हैं। वसीम रिजवी ने हमारे साथ घर पे आके बदतमीजी की, मेरे आदमी को नंगा करके बहुत ज़्यादा मारा। मेरे बच्चे छोटे छोटे थे और बहुत ज़्यादा मारा। उनके आगे हाथ पैर जोड़ रहे थे लेकिन वो नहीं माने। बहुत ज़्यादा बदतमीजी की उन्होंने। कहाँ की रहने वाली हैं आप और कब से ये मामला चल रहा था? ये 5 महीने पहले से। क्या किया आपके साथ? बदतमीजी की बहुत ज़्यादा उन्होंने हमारे साथ। तो 5 महीने हो गए और आज 5 महीने बाद आप आई हैं, कैसे, क्यों 5 महीने तक क्यों नहीं किया? अरे वो धीरे धीरे हो रहा था। जब मुझसे बर्दाश्त से बाहर हुआ तो मैंने अपने पति को बताया। जब हमको बताया, जब मैंने पूछा जाके तो इनको बहुत ज्यादा मारा, उन्होंने बहुत ज्यादा मारा। वसीम रिजवी ने क्या किया आपके साथ? ऐसी क्या बात कर दी है जिससे आप यहाँ आए? बताओ खुल के आप। उन्हीं ने मेरे साथ रेप किया। महिला के पति का कहना है कि जब उसने इस बारे में वसीम रिजवी से बात की तो उन्होंने उसे पीटा और नौकरी से निकाल दिया। इसके साथ ही जिस मकान में वो रहते थे
वो भी खाली करा लिया। वहीं वसीम रिजवी ने रेप के इन सारे आरोपों को मनगढ़ंत और बेबुनियादी बताया है और सिरे से खारिज कर दिया है। कानपुर में 12 हिंदू परिवारों के पलायन का मामला सामने आया है। कई हिंदू परिवार खुद को डरा सहमा महसूस कर रहे हैं। हिंदू परिवारों का आरोप है कि क्षेत्र में कुछ आपराधिक प्रवृत्ति के लोग लगातार परेशान कर रहे हैं। विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी जा रही है। ऐसे में मकान के बाहर लोगों ने लिखा है कि ये मकान बिकाऊ है और यहाँ से पलायन कर रहे हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी सुनिए शीतल गुप्ता से। दरअसल ये पूरा मामला कानपुर के कर्नलगंज इलाके का है। यहाँ रेलवे पटरी के किनारे रह रहे कई हिंदू परिवार दहशत के साये में जीने को मजबूर हैं। पीड़ित लोग बताते हैं कि काफी समय से कुछ आपराधिक प्रवृत्ति के लोग लगातार परेशान कर रहे हैं। लोगों ने थाने में शिकायत भी की, लेकिन उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जिसके चलते असामाजिक तत्वों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। असामाजिक तत्वों से परेशान करीब 12 परिवार पलायन करने को मजबूर हैं। लोगों ने अपने मकान के बाहर लिख दिया है कि यह मकान बिकाऊ है और यहां से पलायन कर रहे हैं। इस पूरे मामले में पुलिस कमिश्नर ने डीसीपी को जांच के आदेश दिए हैं। बता दें, उत्तर प्रदेश में अखिलेश सरकार के चुनावी साल 2016 में मुजफ्फरनगर जिले के कैराना में 346 हिंदू परिवारों ने पलायन किया था। यही हाल एक बार फिर चुनावी साल में दिख रहा है। योगी सरकार लगातार माफियाओं के खिलाफ कड़ा एक्शन ले रही है। इसी कड़ी में सहारनपुर के चर्चित भूमाफिया और गैंगस्टर विनोद शर्मा और उसके भाई दिनेश शर्मा की करोड़ों रुपए की चल अचल संपत्ति कुर्क कर दी गई है। इसमें सहारनपुर की पॉश कॉलोनी वसंत विहार स्थित मकान सहित अन्य प्रॉपर्टी के अलावा BMW कार भी शामिल है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रही हैं प्रिया। भूमाफिया और गैंगस्टर विनोद शर्मा का एक लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास रहा है। कहा जाता है कि सूबे में जब समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान विनोद शर्मा ने समाजवादी पार्टी के कई नेताओं के साथ अपने संबंधों का गलत फायदा उठाकर कई विवादित संपत्तियों पर कब्जा किया था। इसके अलावा विनोद शर्मा ने अपने गैंग के साथ मिलकर कई लोगों के साथ धोखाधड़ी की थी। विनोद और उसके भाई दिनेश पर पहले से ही कई मुकदमे दर्ज हैं। वहीं सपा सरकार जाने के बाद विनोद शर्मा योगी सरकार के निशाने पर थे। उसकी संपत्तियों की जांच चल रही थी। अब जांच पूरी होने के बाद सहारनपुर जिला प्रशासन ने विनोद शर्मा व उसके भाई की करोड़ों की संपत्ति कुर्क कर ली है। सहारनपुर में कुर्की की पहली बार इतनी बड़ी कार्रवाई हुई है। इससे पहले गैंगस्टर की संपत्ति तो कुर्क हुई है, लेकिन इतनी बड़ी कार्रवाई कभी नहीं हुई है। हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नया सेगमेंट जिसका नाम है पहचानो कौन। इसमें आपको हम सुनाते हैं एक आवाज़। वो आवाज़ एक राजनेता की है या एक अभिनेता की, ये आपको पहचानना है और कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। तो सुनिए आज की आवाज़ किसकी है। अपना सही जवाब कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बताइए। इलेक्ट्रिकल कार को भी बढ़ावा दिया जा रहा है, इलेक्ट्रिकल वाहनों को बढ़ावा दिया जा रहा है और तो और एक बायोफ्यूल पर दिल्ली से देहरादून और देहरादून से दिल्ली एक कमर्शियल फ्लाइट भी ऑपरेट हुई। इस बुलेटिन में इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। नमस्कार।